8 साल का रोशन अपने दोस्त राजू और मुकेश के साथ पटाखे फोड़ रहा है। राजू और मुकेश के पास अच्छे और ज्यादा आवाज करने वाले बॉम्ब है, पर रोशन के पास कोई भी बॉम्ब नहीं है। अरे रोशन, तेरे बॉम्ब कहाँ है भाई? अरे इसके पास कोई बॉम्ब नहीं है। इस दिवाली भी रोशन पट पट करने वाली गन ही लेगा, देख लेना। हाँ हाँ, अरे तू अभी भी बच्चा है रे, बच्चा है तू। नहीं नहीं, इस बार मेरे मम्मी पापा अच्छे फटाके लाएंगे। तेरे फटाके से भी ज्यादा आवाज आएगी, तुम देख लेना। रोशन के पापा अभिजीत धोबी का काम करते थे और उसकी माँ रमा माचिस बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। उनके घर आते ही रोशन पटाखों की जिद करने लगता है। पति पत्नी दोनों बहुत मेहनत करते थे, पर फिर भी पैसे नहीं बचते थे। मम्मी, मुझे भी ज्यादा आवाज करने वाला फटाका चाहिए, राजू और मुकेश की तरह। बेटा, ज्यादा आवाज करने वाले पटाखों से तुझे चोट लग जाएगी। मेरे दोस्त तो फोड़ रहे हैं ना, पर उन्हें तो कोई चोट नहीं लगी, फिर मुझे कैसे लगेगी? अभिजीत रोशन के लिए फटाकों जैसी आवाज करने वाला गन लाता है, पर रोशन वो गन नहीं लेता। मैं अभी बच्चा नहीं हूँ, मुझे भी बॉम्ब ही चाहिए। बेटा, अगले साल तू और बड़ा हो जाएगा तो मैं तुझे बॉम्ब ला कर दूंगा। नहीं, मुझे बॉम्ब चाहिए, मतलब बॉम्ब ही चाहिए। अभिजीत के पास पटाखे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। बच्चा है, उसे कैसे समझाए कि पटाखे लेने के लिए पैसे नहीं है। जैसे सब बच्चों की दिवाली होती है ना, वैसे इस साल रोशन की भी दिवाली वैसी ही होगी। महंगे पटाखे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? रमा, तुम्हारी माचिस की फैक्ट्री में जो माचिस का मसाला मिलता है, तुम उसे कल लेकर घर आना। हाँ, पर करने क्या वाले हो? वो सब मैंने सोच लिया है, तुम बस आते वक्त माचिस का मसाला लेकर आना। अगले दिन रमा घर आते वक्त माचिस की फैक्ट्री से माचिस का मसाला खरीद कर लाती है। अभिजीत आते वक्त बंदूक की रोल की नई डिब्बी और रोड पर पड़ी हुई खाली डिब्बियां ले आता है। घर पहुंचकर उसने रोल की खाली डिब्बी में कुछ रोल के टुकड़े डाले, थोड़ा माचिस का मसाला और छोटे छोटे कंकर भी, और डिब्बी को एक धागे से बांध दिया। अरे रमा, जरा देखो तो, रोशन के लिए बॉम्ब तैयार हो गया है। ये तो डिब्बे बॉम्ब हो गए। रोशन बच्चा है, उसे फिसला दोगे आप, पर मुझे नहीं। यकीन नहीं है ना? एक काम करो, इसे जरा जोर से फेंक कर तो देखो। रमा कागज का बॉम्ब नीचे पटकती है। पटकते ही जोर की आवाज पूरे घर में गूंजती है। रमा डर जाती है। क्या सच में? हाँ, अपनी मम्मी के पैर के पास फेंक। नहीं, अरे नहीं नहीं बेटा, मेरे पास मत फोड़। रोशन रमा के पैर के पास डब्बे के पटाखे फोड़ने लगता है। रमा पटाखों की आवाज सुनकर यहाँ वहाँ भागने लगती है। रोशन, मैं तुझे बहुत मारूंगी, रुक जा। अरे बस बेटा बस, अभी जाने दे, वरना तेरी माँ रात का खाना नहीं देंगी। ये देखो, मेरे पापा मेरे लिए बॉम्ब लेकर आए हैं। ये कौन सा बॉम्ब है? अरे ठीक है, लेकिन ये बॉम्ब से आवाज आती भी है या नहीं? रोशन ने दोनों के पास कागज के बॉम्ब फेंके। बहुत जोर की आवाज आई। देखा कितना आवाज आया? कहा था ना मैंने तुम्हें, मेरा बॉम्ब तुम्हारे बॉम्ब से ज्यादा आवाज करेगा। अरे हाँ यार, तेरा बॉम्ब तो मस्त है, इसे तो जलाना भी नहीं पड़ता, बस फेंकना है। अरे मैं तो डर ही गया था, कहाँ से लाए तेरे पापा ये नया बॉम्ब? अगली सुबह अभिजीत काम के लिए घर से बाहर निकलता है तो रास्ते में उसे मुकेश के पापा मिलते हैं। अरे अभिजीत, तूने वो फेंकने वाला बॉम्ब कहाँ से लाया भाई? मुकेश ने तो मेरा दिमाग खा के रखा है, कहता है मुझे भी रोशन की तरह डिब्बी के बॉम्ब ही चाहिए। अभी पूरा बाजार घूम के आ रहा हूँ, कहीं भी नहीं मिल रहा मुझे तो। अरे भैया, वो बॉम्ब मैंने ही बनाए थे, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे फटाके खरीदने के लिए, तो मैंने खुद ही बना दिया। अरे तो अभिजीत, मुकेश के लिए भी बना दे, उसने मेरा दिमाग खा के रखा है। ये ले 200 रुपए, इतने में तो बन जाएंगे ना? इतने में तो ढेर सारे बनेंगे। तो बना दे भाई। अभिजीत उन पैसों से डिब्बी के बॉम्ब बनाता है। इस बार वो ढेर सारे बॉम्ब बनाता है। 200 रुपए में उसने न जाने कितने बॉम्ब बना लिए थे। कुछ देर बाद राजू के पापा भी वहाँ आ जाते हैं। वो भी अभिजीत से डिब्बी के बॉम्ब मांगते हैं। अरे मुझे भी दे दे डिब्बी वाले बॉम्ब, वैसे कितने का है ये बॉम्ब? अभिजीत कुछ देर सोचता है और हिसाब लगाता है। जी, 1 रुपए का एक फटाका। बस मुझे तो 100 दे दे फिर।
ये ले पैसे। अभिजीत राजू के पापा को 100 डिब्बी बॉम्ब दे देता है। फिर धीरे धीरे सब लोग अभिजीत से डिब्बी के बॉम्ब लेने आते हैं। इसके बाद अभिजीत और रमा दोनों मिलकर ढेर सारे डिब्बी के बॉम्ब बनाते हैं। 1 रुपए का 1 फटाका, जल्दी आओ और लेकर जाओ। इस बॉम्ब से अभिजीत और रमा को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। दिवाली आते आते उनके पास बहुत पैसे जुट जाते हैं। इन पैसों से वो लोग पहली बार दिवाली के लिए नए कपड़े खरीदते हैं। रमा, इस साल की दिवाली लग रही है ना दिवाली? और देखिए रोशन कितना खुश है। रमा और अभिजीत खुश थे। उनके बेटे के जिद के कारण उन्हें एक नया व्यवसाय मिल गया और उन्होंने इतने पैसे कमा लिए कि वो कुछ महीनों तक सुकून से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। सुलापुर नाम के गांव में चंदू नाम का एक आदमी मोतीचूर के लड्डू बेचा करता था। चंदू के लड्डू सारे सुलापुर में बड़े ही फेमस थे। उसके यहाँ के लड्डू शादियों में, मंदिरों की पूजाओं में तथा बच्चों से लेकर बूढ़े व्यक्ति भी खाया करते थे। चंदू के मोतीचूर के लड्डू बड़े ही स्वादिष्ट और टेस्ट में तो लाजवाब थे। उसके ठेले पर लोग लड्डू खाते और कुछ घर पर पैक करवा कर लेकर जाते थे। चंदू भाई, आधा किलो मोतीचूर के लड्डू पैक करके देना। भाई साहब, मुझे भी 1 किलो मोतीचूर के लड्डू चाहिए। हाँ बहन, अभी देता हूँ। ऐसा कह चंदू अपने पास रखे हुए बॉक्स उठाता है और उसमें आधा किलो 1 किलो लड्डू पैक कर देता है। तभी चंदू का बेटा सूरज वहां जाता है और वो अपने पिताजी से, पिताजी, माँ ने खाना बनाया है, आप घर जाकर खाना खाकर आइए। अरे बेटे, आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। आज रेडी पर तो ग्राहकों की जैसे लाइन ही लगी हुई है। अरे कोई बात नहीं पिताजी, मैं यहाँ खड़ा रहकर ग्राहकों को लड्डू दे देता हूँ। अरे इतने लड्डू बस नहीं होंगे, और बनाने पड़ेंगे। ठीक है पिताजी, मैं बनाकर रख दूंगा। अरे तुझसे नहीं होगा, तूने अब तक ये काम कभी किया ही नहीं है। सूरज अपने पिताजी को पतीले में रखे हुए मिश्रण से 3-4 लड्डू बनाकर दिखाता है और अपने पिताजी से, पिताजी, मैं एक हलवाई का बेटा हूँ, मुझे इतना तो आना ही चाहिए। हाँ बेटे, चल मैं घर जाकर खाना खाकर आता हूँ। चंदू को अपने बेटे की समझदारी पर बहुत गर्व होता है। अब चंदू घर खाना खाने के लिए चला जाता है। यहाँ रेडी पर सूरज ग्राहकों को नाप तोल कर लड्डू दे रहा था। ग्राहकों की भीड़ खत्म हो जाने के बाद सूरज पतीले में रखे लड्डू के मिश्रण से लड्डू बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में सूरज पूरे के पूरे लड्डू बना लेता है। 2 घंटे के बाद चंदू फिर से अपने ठेले पर वापस आ जाता है। तभी सूरज चंदू से, पिताजी, मैंने सारे ग्राहकों को नाप कर लड्डू दिए हैं, पैसे गल्ले में रख दिए हैं। अब मैं घर जाता हूँ, मुझे थोड़ी पढ़ाई करनी है। ठीक है बेटा, ये लो पैसे। इन पैसों से तुम्हारे लिए कुछ ले लेना। हाँ पिताजी, मैं इन पैसों से पेन ले लूँगा। ठीक है बेटे। सूरज चंदू और जानकी की एकलौती औलाद थी। वो दोनों सूरज को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन अचानक से पड़ोसी राघव चंदू के घर का दरवाजा ठकठकाता है। सूरज, जरा बेटा देख तो कौन है दरवाजे पर? कब से दरवाजा ठकठका रहा है? अरे आ रहा हूँ। सूरज दरवाजा खोल के देखता है तो पड़ोसी राघव उनके दरवाजे में खड़ा होता है। वो देख सूरज, अरे राघव भैया, आप इतने हड़बड़ाए हुए क्यों लग रहे हो? क्या बात है? सूरज, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि काम करते समय तुम्हारे पिताजी के हाथ पर गर्म तेल गिर गया है। उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तुम दोनों जल्दी चलो। क्या? माँ, जल्दी चलो। हे भगवान, पता नहीं ये किस हालत में होंगे। ऐसा कह जानकी रोने लगती है। अब तीनों मिलकर अस्पताल चले जाते हैं। अस्पताल में चंदू को डॉक्टर देख ही रहे थे कि तभी डॉक्टर उन दोनों से, इनके हाथ पर गर्म तेल गिरने की वजह से हाथ की स्किन जल गई है और जख्म भी बहुत गहरे हैं। इन्हें ठीक होने में तकरीबन 2 महीने लग जाएंगे। ऐसा कह डॉक्टर दवाइयाँ लिख वहाँ से चले जाते हैं। तभी सूरज अपने पिताजी से, पिताजी, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं बेटा, काम कर रहा था तो गरम कढ़ाई को कैसे हाथ लग गया और उसमें से सारा तेल मेरे हाथ पर गिर गया। कुछ समझ में ही नहीं आया। आप आराम कीजिए। दूसरे दिन डॉक्टर ने चंदू को घर जाने की इजाजत दे दी। अस्पताल का बिल बहुत ज्यादा था तो घर जाकर सूरज ने अपनी गुल्लक भी फोड़ दी और उसमें से जो भी रुपए पैसे जमा हुए
वो अस्पताल में भर आया। जानकी, अब हमारा कैसे होगा? हमने जोड़े हुए सारे पैसे मेरे इलाज में लग गए। तभी सूरज वहां आकर चंदू से, पिताजी, आप आराम करो, आपको कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं, और लड्डू का ठेला मैं संभाल लूंगा। आपने मुझे लड्डू बनाना सिखाया है ना, बस कल से ठेले का सारा काम मैं संभाल लूंगा। अगले ही दिन से अब सूरज बाजार में लड्डू का ठेला लगाने लगा। घर की सारी जिम्मेदारियां सूरज के ऊपर आ गई थी। सूरज अपने पिताजी की तरह बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाया करता था। उस दिन एक आदमी आकर सूरज से, ये चंदू मोतीचूर लड्डू वाले का ही ठेला है ना? जी, वो मेरे पिताजी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए ठेला मैं ही संभाल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सेठ जी ने राम मंदिर में होने वाले महोत्सव के लिए 30 किलो मोतीचूर लड्डुओं के ऑर्डर दी थी। चंदू भैया को पता है। जी ज़रूर, आपको आपका ऑर्डर ठीक समय पर मिल जाएगा। लड्डू सुबह 9 बजे से पहले ही चाहिए। ये लो 2000 रुपये एडवांस देकर जा रहा हूँ। बाकी के पैसे लड्डुओं के ऑर्डर देने के साथ ही मिल जाएंगे, ठीक है? जी ठीक है। अब सूरज खुशी खुशी एडवांस लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर अपनी माँ से, माँ, आज बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, कम से कम 7 से 8 हजार का ऑर्डर होगा। उन्होंने एडवांस में 2000 रुपये दिए हैं। ये लो, ये अपने पास रखो। ठीक है बेटा, लेकिन कितने मोतीचूर के लड्डू बनवाने हैं? माँ, कल राम मंदिर में मुझे 30 किलो लड्डू बनाकर सुबह 9 बजे तक पहुँचाने हैं। बेटे, तुझसे ये ऑर्डर पूरी हो पाएगी ना? बहुत ज़्यादा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। पिताजी, अगर सुबह जल्दी उठकर मैं लड्डू बनाना शुरू कर दूंगा तो 9 बजे तक हो ही जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसकी लड्डू बनाने में पूरी मदद करूंगी। सूरज अगले दिन जल्दी उठ जाता है और अपनी माँ जानकी के साथ 30 किलो लड्डू बना लेता है। लड्डू जब बन जाते हैं तब सारे लड्डू सही तरीके से वो पैक करता है। उन्हें एक ऑटो में रख मंदिर लेकर चला जाता है। मंदिर में सुबह पंडित जी आरती की तैयारी कर रहे थे। तभी सेठ और सेठानी वहाँ पर खड़े रहकर पंडित जी से बातें कर रहे थे। ये देख सूरज, ये लीजिए सेठ जी, आपके मोतीचूर के लड्डुओं का ऑर्डर। आपने बोला था ना, तो मैं वक्त पर लेकर आया। ऐसा कह सूरज सेठ जी के हाथ में एक बॉक्स रख देता है। उन बॉक्स में से लड्डुओं की खुशबू आती है। तभी सेठ जी, लड्डू की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। ये लीजिए पंडित जी, पहला भोग भगवान राम जी को ही चढ़ाइए। पंडित जी भगवान को भोग चढ़ाकर आरती करते हैं। सभी आरती में मग्न हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में पंडित जी सभी को लड्डुओं का प्रसाद बांटते हैं और उसे खाकर सभी लोग तृप्त हो जाते हैं। तभी सेठ जी सूरज से, बेटे, ये लो तुम्हारे मिठाई के 7000 रुपये। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए थे तुमने। और हाँ, ये 2000 रुपये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार। धन्यवाद सेठ जी। सूरज खुशी खुशी घर आता है। घर आते ही ये खुशखबरी अपनी माँ और पिताजी को बताता है। वो दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब थोड़े ही दिनों में चंदू भी ठीक हो जाता है। ठीक हो जाने पर चंदू ने फिर से अपने ठेले पर काम करना शुरू कर दिया। सूरज की पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाने के बाद उसने अपने पिताजी का ही काम संभाला। अब दोनों बाप बेटों ने मिलकर सुलापुर गांव में बहुत बड़ी मिठाई की दुकान शुरू की। चंदू के घर के हालात जल्द ही बदल गए और वो फिर से हंसी खुशी जिंदगी जीने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा मेहनत करते रहो, तरक्की खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी।